बिहार ज्ञान की भूमि रही। आप में से सभी लोग विक्रमशिला, नालंदा और उदांतपुरी इन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पे आज सम्मिलित हुए हैं वो स्कूलों से जुड़े हुए हैं, और स्कूलों में हम देख रहे हैं कि माँ बाप 12वीं तक बच्चों को बिहार में रख रहे हैं, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स उनकी ये सोच है कि 12वीं के बाद बच्चों को बाहर भेजना होगा। बिहार में 12वीं के बाद की शिक्षा के लिए उनके कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि अच्छी पढ़ाई हो सकती कि नहीं हो सकती है। उस भूमि की ये स्थिति है जहां सबसे ज़्यादा पूरे विश्व से लोग ज्ञान लेने के लिए आते थे, जहां नालंदा और विक्रमशिला में, उदांतपुरी में पूरे दुनिया से लोग उच्च शिक्षा के लिए आते थे, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए जहां लोग आते थे, वहां ये स्थिति है। हमारी श्रम शक्ति से आज पूरा देश चल रहा है, मेधा शक्ति हमारी बाहर जा रही है, और हमारा कौशल ये भी बाहर जा करके ही अपना योगदान दे रहा है। तीनों का पलायन हो रहा है, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर्स हो। मेरे स्टूडेंट्स जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी बाहर जाके कर रहे हैं, और चाहे वो किसी भी रूप में हो, पलायन हमारी एक सच्चाई है। और मैं कहता हूँ पटना जो है वो ओल्ड एज होम बनते जा रहा है। आप देखिएगा पटना में बहुत से घर आपको मिलेंगे जहाँ पर माँ बाप हैं, बच्चा बेटा बेंगलोर में है, बेटी जो है वहाँ पुणे में है, दामाद भी वहीं खोज लिए हैं, यहीं का है, मतलब समधियाना यहीं है, लेकिन बेटे दामाद सब, बच्चे बाहर। बच्चों का सुख माता पिता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मजबूरी बन गई है, जॉब बाहर ही मिलेगा। ठीक है, पलायन बुरा नहीं है। पलायन से आज केरल राज्य की जो औसत आय है वो बढ़ चुकी है, और बिहार में भी पलायन को मैं अभिशाप नहीं वरदान के रूप में देखता हूँ। लेकिन मजबूरी बस पलायन, और फिर पलायन का स्वरूप क्या हो? जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो किस कार्य में जा रहे हैं, वो कितना हुनर लेके जा रहे हैं, किस तरह का स्किल लेके जा रहे हैं, और फिर उनका किस रूप में स्टेट में कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक एज मैं देखता हूँ, बिहार में डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे कंट्री में सबसे हाई है, यानी जो एवरेज एज है बिहार की वो देश की एवरेज एज से थोड़ी कम है। युवा राज्य है, 4 करोड़ की आबादी है बिहार में युवाओं की, जिनको तुरंत अभी आप किसी भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते हैं, जिनको आप एम्प्लॉय जॉब दे सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक बात मैं इस मंच से बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति में आपने सुना होगा कि 10 लाख को जॉब देना है, कोई बोला 20 लाख को जॉब देना है, और वहां पर भी परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है कि कब 10 लाख को जॉब मिल पाएगा। और क्या सरकारी जॉब के भरोसे बिहार के 4 करोड़ युवाओं का उद्धार हो पाएगा? क्या इन 4 करोड़ युवाओं को सरकारी जॉब मिल पाएगा? अगर 10 लाख को मिल भी गया तो 3 करोड़ 90 लाख का क्या होगा? तो हमें एक कुछ ऐसा युवाओं की, जो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी युवा शक्ति है, उसको कुछ इस तरीके से तैयार करना होगा कि वो इस राज्य को आगे ले जा सके। और वो जो हम लोग ये भीड़ तैयार कर रहे हैं कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, अभी शिक्षक भर्ती के लिए पूरा पटना के सारे स्टेशन, बस स्टैंड सब में जाम हो गया। तो हमें लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, और सारे उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम सारे बच्चों को अगर लगा देंगे तो हम इन 4 करोड़ युवाओं का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हमें उन मॉडल्स को सोचना पड़ेगा जिन मॉडल्स के साथ इंडिया के, भारत के दूसरे राज्य आज प्रगति कर रहे हैं। अगर हम सदर्न स्टेट्स की ओर देखते हैं, अगर हम वेस्टर्न स्टेट्स की ओर देखते हैं, वहाँ कौन सा मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, हमें भी उस मॉडल को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा और हम बेहतर कर पाएंगे। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं आईटी सेक्टर सदर्न स्टेट्स में बहुत सक्सेसफुल हुआ, और बिहार में भी प्रयास होता है, बात होती है कि आईटी पार्क बनेगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, तो बिहार को आईटी सेक्टर में आगे बढ़ाना है। लेकिन जब मैं आईटी कंपनियों से बात करता हूं, 2012 में पहला बैच सिमेज का निकला था, और पहले बैच का प्लेसमेंट विप्रो में उस साल हुआ था। 1 साल भी विप्रो कंपनी ने सिमेज का साथ नहीं छोड़ा। हर साल कॉलेज में हमारे यहाँ आई है, हर साल बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, और हमने विप्रो कंपनी के सीनियर मैनेजर्स को कन्विंस किया कि सर प्लीज स्टार्ट ए डेवलपमेंट सेंटर इन बिहार, यू विल गेट गुड रिसोर्स। उन्होंने पूरा अपना सर्वे किया, बोला नॉट पॉसिबल। बिहार में उनको दिक्कत ये है कि बिहार में वो सप्लाई नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमको बैंगलोर में मिलते हैं, पुणे में मिलते हैं, हमको नोएडा में मिलेंगे, हमको गुड़गांव में मिलेंगे, हमको कोलकाता में मिलेंगे, भुवनेश्वर में मिलना शुरू हो गया। उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट सेंटर खोल दिया, टीसीएस ने खोल दिया, विप्रो ने खोल दिया, इन्फोसिस ने खोल दिया भुवनेश्वर में, क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलने शुरू हो गए। पटना में नहीं मिल रहे हैं उनको। उनका कहना है अब क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि पुणे पढ़ाएंगे, बैंगलोर पढ़ाएंगे, कंपनी वहां पर है।
कंपनी बोलती है कि बच्चे वहाँ पर हैं, हम तो ये तो वो जो पहले अंडा आएगा कि पहले मुर्गी, वो मतलब कॉलेज बच्चे वहाँ जाएंगे जहाँ कंपनी है और कंपनी वहाँ जाएंगी जहाँ बच्चे हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत कंपनियां पहले नहीं आएंगी, पहले संस्थानों को आना होगा, पहले छात्रों को तैयार करना होगा, तभी कंपनियां यहाँ पर आएंगी। और मुझे लगता है सरकार में ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। वो फोकस कर रहे हैं IT पार्क बनाने में, उनको फोकस करना चाहिए सॉफ्टवेयर की पढ़ाई देने में। जब मैन पावर तैयार होगा तो कंपनी ऑटोमेटिक आ जाएगी।